हेलो एवरीवन। इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जिस विषय की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं विस्तार। यह विषय आधुनिक भारत के इतिहास का है। हालांकि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत तो बहुत बाद में होती है और हमारे देश में यूरोपीय जातियों का आगमन वास्को डी गामा के भारत के आगमन के शुरुआत से माना जाता है और वास्को डी गामा भारत में 1498 में भारत आया था। यदि कालानुक्रम के हिसाब से देखें तो 1498 भारत में मुगलों की स्थापना से पहले भी पड़ता है। तो हम यह समझ सकते हैं कि यूरोपीय देशों से नागरिकों का, व्यापारियों का भारत में आना मुगलों के आगमन से पहले से जारी है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे निरंतर अंतराल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहते हैं। इस विषय पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह रहता है कि हमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, जिससे कि जब हम विषय को पढ़ते हैं तो किन विषयों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, किन विषयों पर ध्यान नहीं देना है, इसका हमें भली प्रकार से ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जिनमें से पहला प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा गया था और यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न है पुर्तगालियों के द्वारा जो एक बस्ती स्थापित की गई थी उसके संबंध में। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी शक्तियां या देश भारत आए उनके द्वारा कौन कौन सी बस्तियां, कहाँ कहाँ बस्तियां स्थापित की गई, इन चीजों के विषय में ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया। फिर से वैसी ही प्रकृति का एक प्रश्न है कि हुगली में किसने बस्ती स्थापित की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौंडीचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी भी कहते हैं, उसके विषय में। तो पुदुचेरी पर पहले किसी शक्ति का कब्जा रहा, फिर किसी दूसरी शक्ति ने अपना आधिपत्य वहां स्थापित कर लिया, तो उसके संबंध में एक प्रश्न है। यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और 3 कथनों के अनुसार आपको सही विकल्प का चयन करना है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें पुनः एक अन्य स्थान कोच्चि के बारे में पूछा गया है। यानी कि आपने देखा कि इन चारों प्रश्नों में से कहीं ना कहीं किसी यूरोपीय शक्ति और किसी एक भारतीय स्थान के विषय में प्रश्न पूछा गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें हमें कुछ याद रखना है, वो है जैसे स्वाली हॉल का एक स्थान है, वहां पर एक युद्ध हुआ था, तो एक युद्ध के बारे में पूछा गया है। दूसरा, जो उस समय अंग्रेज अधिकारी था उसके विषय में पूछा गया है। तो जो प्रमुख प्रमुख अधिकारी हैं उनके विषयों में भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये सूरत के संबंध में प्रश्न है और ये पूछा गया है कि किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, यानी कि ब्रिटिश या अंग्रेजों से संबंधित प्रश्न है। तो पुनः यह प्रश्न जो है यह स्थान के विषय में कुछ जानकारी हमसे मांगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर वैसा ही प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया। कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ जो भी शक्तियां भारत आईं उनके भारत में आने का क्या समय था,
उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 4 शक्तियां दी हुई हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, और इनमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरीके से एक तिथि क्रम के हिसाब से हमें सही विकल्प का जो चयन है वो करना है। अगला जो प्रश्न है वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य या स्टेटमेंट के ऊपर आधारित है। यहाँ पर 4 ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए हैं जो जब हम अध्ययन करते हैं तो बार बार इनके नाम आते हैं, और जो कथन दिया गया है वो यह है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो एक और तरह की प्रश्न की प्रकृति के बारे में हमने जाना, और एक प्रश्न है जो आईएएस प्री 2012 में पूछा गया और बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 वक्तव्य हैं। पहला जो है वो है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, यानी कि यहाँ राजस्व व्यवस्था की बात हो रही है। दूसरी, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो यहाँ जो पूछा गया है वो यह है कि निम्न जो ऊपर दी हुई चीजें हैं इनमें से कौन सी अंग्रेजों के द्वारा भारत को दी गई है। यानी कि हम जब अध्ययन कर रहे हैं तब हमें ध्यान रखना है कि किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत में कौन कौन सी चीज नए तौर पर लाई गई, या जो चीज भारत में नहीं थी, या उनके द्वारा भारत में इस वस्तु या इस परंपरा का काफी ज्यादा पालन किया गया। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसमें दिया गया है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे। तो ये प्रश्न भी आईएएस प्री 2007 में पूछा गया है। इस तरीके से हमने बहुत से प्रश्न देखे यहाँ पर, और इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं जो हम एक प्रश्नों की प्रकृति का अगर निर्धारण करें तो हम पाते हैं कि कुछ प्रश्न जो हैं वो इस तरीके के हैं कि भारत में इनके आने का क्या कारण था, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी जो इन्हें भारत आना पड़ा, कौन कौन से देश, कौन कौन से यूरोपीय देश, यूरोपीय शक्तियां भारत आए, उनके आने का क्रम क्या था, पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आया, आखिर में कौन आया, सबसे बाद में कौन गया, कौन पहले गया, उन्होंने हमारे देश में आने के बाद में कौन सी नीतियां अपनाई, किसने युद्ध किया, किसने शांति की नीति अपनाई, किसने फूट डालो की नीति अपनाई। यदि कई सारे देश में आए थे हमारे और व्यापार करने के लिए आए थे तो उनके मध्य कुछ संघर्ष भी हुआ होगा व्यापार को लेकर के। तो यदि संघर्ष हुआ तो कैसा संघर्ष हुआ, सिर्फ व्यापारिक संघर्ष था या युद्ध भी हुए, युद्ध हुए तो किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई, कौन देश में टिक सका और किसके पैर देश से उखड़ गए, और ये जो देश भारत में आए इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ इस तरीके की प्रकृति के प्रश्न हमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और मुख्यतः यदि मैं बात करूं तो यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी हैं उनमें कहीं ना कहीं काफी अप्लाइड तरीके के प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि विषय की भूमिका कुछ इस प्रकार से बना दूं जिससे कि आपके लिए इस विषय को समझने में काफी आसानी हो जाए। मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि किसी भी विषय को यदि मैं पढ़ाऊं तो उससे पहले उस विषय से पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्नों के विषय में आपको बताऊं। यदि संबंधित कोई मानचित्र है तो उसके विषय में आपको अवगत कराऊं, और ऐसा मेरा उद्देश्य सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप विषय की बारीकी को समझ सकें, विषय को पढ़ते समय आपके मन में कोई संदेह ना रह जाए, कोई समस्या आपके मन में नहीं आए। चलिए विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक मानचित्र प्रदर्शित किया है आपके लिए जो कि 1705 में भारत का मानचित्र है, और यह एक राजनीतिक तरह का मानचित्र है। इस मानचित्र में विभिन्न
स्थानों या यूरोपीय शक्तियों के द्वारा स्थापित की गई बस्तियों के नाम दिए हुए हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बस्तियों के नाम आते हैं, तो इसलिए हमें उन बस्तियों के नाम, उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना सही रहता है। तो मैं शुरुआत करूंगा गुजरात से। तो गुजरात में अगर हम देखें, जैसे कि दीव है, अभी भी है वहाँ पर, दमन है, ये कैम्बे है, कैम्बे की खाड़ी का नाम आएगा। अभी एक प्रश्न में सूरत का नाम आया था कि किसने सूरत में बस्ती स्थापित की। यहाँ पर एक साल सेठ है, इसका भी नाम आएगा। यहाँ बसीन है, या इसको बसी भी कहते हैं, इसका नाम आएगा। ये बम्बई का नाम बार बार आएगा, गोवा का नाम आएगा। इसके बाद में ये कैनानोर या कैन्नौर जिसे कहते हैं, उसका नाम। यहाँ पर माहे है, ये कालीकट जगह है। यही कालीकट जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत आया था। तो आप देखिए कौन सा है, पश्चिमी दक्षिणी समुद्री तट। यहाँ पर एक शासक था जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी। इनके राज दरबार में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। इसके बाद में कोचीन है। अब हम चलते हैं भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर। तो ये जो एक मोटा मोटा क्षेत्र पड़ता था, ये एक बंगाल का क्षेत्र है, मोटा मोटा, जिसको, जहाँ आज बिहार है, बंगाल है, बांग्लादेश है, कुछ हिस्सा असम का भी है। यहाँ पर एक श्रीरामपुर बस्ती है, यहाँ चंद्रनगर या चंद्रनगर की बस्ती है, यहाँ चिंसुरा है, इनके नाम बार बार आएंगे। यहाँ हुगली है, यहाँ फोर्ट विलियम है। तो ये कुछ बंगाल की बस्तियां हैं। उड़ीसा में हम देखेंगे एक बस्ती या एक फैक्ट्री बालासोर आएगी, शायद यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है। एक बालासोर का नाम आएगा जो उड़ीसा में थी। इसके बाद में विशाखापट्टनम यहाँ पर है, यहाँ पर मसूलीपट्टनम है। ये कुछ बहुत सारे स्थान एक साथ लिखे हैं, इनका नाम बार बार आएगा, जैसे अरमा गांव है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, सेंट थोमे है, फोर्ट सेंट डेविड है, कराईकल या कारेकल है, नेगापट्टनम या नागापट्टनम है। और ये कुछ बस्तियां जो मैंने आपको बताई हैं, एक मोटे तौर पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी बस्ती मानचित्र में ऊपर है, कौन सी बस्ती नीचे है, लोकेशन कहाँ है। हो सकता है कभी ऊपर से नीचे या पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उनका क्रम स्थापित करने के लिए प्रश्न में पूछा जा सकता है। मानचित्र में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप नए होंगे तो हो सकता है आपको इसमें संदेह हो, लेकिन यदि आप काफ़ी समय से अध्ययन कर रहे हैं तो आपको यह बात पता होगी। भारत का जो ये तट है, समुद्री तट, ये यहाँ से लेकर के, और ये पश्चिमी समुद्री तट है, ये पूर्वी समुद्री तट है, ये जो ये पश्चिमी समुद्री तट है, ये पूर्वी समुद्री तट है। यदि हम पश्चिमी समुद्री तट की बात करें तो इस पश्चिमी समुद्री तट को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। उत्तरी हिस्से को कोंकण तट कहते हैं और दक्षिणी हिस्से को मालाबार कहते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, कोंकण या कोंकण, दोनों एक ही बातें हैं। दक्षिणी जो पश्चिमी समुद्री तट है उसको मालाबार कहते हैं। इसी तरीके से जो पूर्वी समुद्री तट है उसको भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। तो जो उत्तरी हिस्सा है इसका, उसको उत्तरी सरकार कहते हैं, जैसा कि मानचित्र में लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ है उत्तरी सरकार। और यहीं पर उड़ीसा है, तो आप समझ सकते हैं उड़ीसा और उत्तरी सरकार एक जैसा लगेगा। और जो दक्षिणी हिस्सा है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। आगे फिर बढ़ते हैं और एक मानचित्र के विषय में दोबारा देखते हैं। ये जो मानचित्र है ये 1520 का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है। और इस मानचित्र में उस समय कौन कौन से राजवंश कहाँ थे, कौन कौन से राजवंश भारत में राज कर रहे थे, उनके विषय में जानकारी दी हुई है। तो हम दक्षिण से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये विजयनगर का साम्राज्य था, ये गोलकुंडा का क्षेत्र है, यहाँ पर विदर्भ था, ये बीजापुर का क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र में जो क्षेत्र पड़ता है अहमदनगर, यहाँ पर है, ये गोंडवाना का क्षेत्र है।
यहाँ पर बंगाल का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा क्षेत्र था बंगाल का। इसके बाद में ये बरार का क्षेत्र है, बार बार इनके नाम आएंगे आगे जब हम अध्ययन करेंगे। ये मालवा का क्षेत्र है, ये कुछ राजपूताना राज्य हैं, बीकानेर है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये सिंध का यहाँ पर क्षेत्र है। तो मानचित्र में भी आपने देख लिया है मोटे तौर पर कि कौन कौन से राजवंश 1520 में 1510 में भारत में कहाँ कहाँ स्थापित थे। अब आगे बढ़ते हैं और एक विश्व का मानचित्र मैंने आपके लिए प्रदर्शित किया है। जब विषय की शुरुआत करते हैं, यूरोपीय शक्ति जो भारत में आए, ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें भारत में आना पड़ गया। तो देखिए, ये जो हिस्सा है ये यूरोप वाले देश पड़ते हैं। यहाँ से ये देश भारत आए, इंडोनेशिया आए, श्रीलंका आए, इन जगहों पर आए और इनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। ये बात जो है ये लगभग 1493 तक हम इसके अंदर जा सकते हैं। 1493 में एक घटना घटित होती है। यहाँ एक तुर्की राज्य है, तुर्की ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया इस जगह पर। और इससे पहले क्या होता था, यूरोपीय देश जो भारत के साथ व्यापार करते थे, उनका जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी, लाल सागर होते हुए इस रास्ते के द्वारा यूरोप में भारतीय माल पहुंचता था। लेकिन जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो उसने इस व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध लगा देने से क्या हुआ कि यूरोपियों को जो माल की प्राप्ति होती थी वो रुक गई और उन्होंने दूसरे मार्गों की खोज प्रारंभ कर दी। इसके अलावा भी जो इस क्षेत्र में व्यापारी थे, जो राजा थे, वो कुछ कर वसूलते थे, काफी ज्यादा कर हो जाता था, इसलिए भी उन्होंने एक दूसरे मार्ग की खोज प्रारंभ कर देना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ प्रयास होते रहे। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला यहाँ से, और भारत को खोजने के लिए निकला तो जरूर, लेकिन पहुंच गया वो अमेरिका, भारत नहीं पहुंच सका। उसके बाद में एक साहसी समुद्री यात्री यहाँ से निकलता है और इस पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ एक स्थान पर पहुंचता है जिसे केप ऑफ गुड होप हिंदी में कहते हैं, उत्तमासा अंतरीप। यहाँ पर वास्को डी गामा ने एक अब्दुल मजीद नामक समुद्री यात्री का पीछा किया और पीछा करते करते वह भारत के समुद्री तट पर, यहाँ कालीकट के समुद्री तट पर पहुंच गया। और यही शुरुआत थी किसी पुर्तगाली यात्री के एक नए मार्ग के द्वारा भारत पहुंचने की। जब हम ये कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो इसका मतलब यह है कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए एक नए मार्ग की खोज की। भारत तो पहले से ही था, बस ये जो एक नया रास्ता खोजा है, इसके लिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो शक्तियां हैं वो भारत में आई, कौन कौन से देश भारत में आए, और जिस क्रम में मैंने उन्हें यहाँ लिखा हुआ है वे उसी क्रम में आए भारत में। तो भारत में जो सबसे पहले आए वो थे पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डचों के बाद में अंग्रेज और ब्रिटिश आए, अंग्रेजों के बाद में डेनमार्क आए, डेनमार्क के बाद में फ्रांसीसी आए। इनमें से पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने काफी अच्छे तौर पर व्यापार किया, अपनी बस्तियां स्थापित की। डेनमार्क ने कुछ वजह थी जिसकी वजह से भारत में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो अन्य स्थानों पर स्थापित हो गए। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मूल रूप से हम
अब अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो विषय है वो यूरोपीय जातियों या शक्तियों का भारत में आगमन एवं विस्तार। और शुरुआत हम करेंगे पुर्तगाली शक्तियों के आगमन से, क्योंकि भारत में पहले जो शक्ति आए वो पुर्तगाली ही थे। आगे बढ़ते हैं। एक पुर्तगाली शासक था जिसका नाम था हेनरी नेविगेटर। उसने सबसे पहले ये प्रयास किया कि मैं भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज करता हूं, लेकिन वो अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सका। इसके बाद में क्या हुआ कि 1492 में जो पोप थे यूरोप में, अलेक्जेंडर सिक्स्थ, उन्होंने कहा कि जो पूर्व के साथ नए रास्ते को खोजेगा उसको एकाधिकार दे दिया जाएगा। तो चूंकि प्रयास चल रहे थे पुर्तगाल के द्वारा, तो पुर्तगाल को ही ये एकाधिकार दे दिया गया और पुर्तगाल ने नए रास्ते की खोज के लिए और ज्यादा प्रयास करना शुरू कर दिया और अंततः सफलता मिलती है वास्को डी गामा को। 17 मई या 20 मई को, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, 17 मई या 20 मई 1498 को पहली बार एक नए समुद्री मार्ग से होते हुए वास्को डी गामा कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा था। जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में बताया, ये भारत का दक्षिणी भारत का मानचित्र है और यहाँ पर कालीकट पड़ता है। जब वह भारत आया तो उस समय कालीकट में जो शासक थे उनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी। तो पूछा जा सकता है कि जमोरिन किसकी उपाधि थी। इसके बाद में जब वह पहुंचा तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया, लेकिन जो व्यापारी थे वहां पर, उन्हें ऐसा लगा कि उनका व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, तो उन्होंने उसके प्रति वैमनस्य का व्यवहार प्रदर्शित किया। फिर भी उसने अपने साथ कुछ भारत से माल लिया और यूरोप अपने देश वापस चला गया। जब वह अपने देश वापस पहुंचा तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी कि यात्रा के खर्च को निकालने के बाद भी उसे 60 गुना लाभ हुआ था। और यह एक ऐसी चीज थी जिसने अन्य यूरोपीय शक्तियों को भी प्रेरित किया कि हमें इसी नए समुद्री मार्ग से होते हुए भारत के साथ व्यापार करना है और लाभ कमाना है। लेकिन चूंकि पोप के द्वारा पुर्तगाल को एकाधिकार दिया गया था, इसलिए लगभग पूरी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल को कोई भी इस क्षेत्र से हटाने में सक्षम नहीं हो सका और पुर्तगाल ने एकाधिकार रूप से भारत के साथ, अन्य इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ व्यापार किया। वास्को डी गामा भारत से वापस चला गया। इसके बाद में एक दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आता है, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्राल। लेकिन वास्को डी गामा के विपरीत इसने सोचा कि क्यों ना मैं सेना लेकर के जाता हूं और वहां का जो शासक है उसको परास्त करूंगा, वहां अपनी बस्ती स्थापित करूंगा और भी ज्यादा लाभ कमाऊंगा और भी ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन चूंकि इतनी दूर से आया था और जमोरिन को इसने कम आंका और जब युद्ध हुआ तो जमोरिन से वह परास्त हो गया, यानी कि जीत किसकी हुई? जमोरिन की जीत हुई। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे पुर्तगाली यात्री आते रहे, उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए कुछ स्थानों पर। और यहाँ जो कारखाना कहना या फैक्ट्री कहना, इन सब का मतलब ये है कि इन्होंने भारत में कुछ अपने वेयर हाउस या गोदाम जैसे स्थापित किए। इन्हीं को फैक्ट्री या कारखाना कहते हैं, क्योंकि ये भारत के भीतरी भागों से माल लेकर के आते थे, इनमें स्थापित करते थे। फिर एक किसी विशेष मौसम में जो हवाएं होती हैं उनके अनुसरण करते हुए वापस अपने देश जाते थे, तो इसलिए इन्हें गोदामों की स्थापना करना बड़ा ही जरूरी था। तो इन्हीं गोदामों को फैक्ट्री, कारखाने आदि नामों से जानते हैं। आगे देखें तो पुर्तगालियों ने कुछ अपने कारखाने स्थापित किए थे, जिसमें सबसे पहला कारखाना था कालीकट में, जो कि सन 1500 में स्थापित किया गया। इसके बाद में दूसरा कारखाना कोचीन में स्थापित किया गया 1501 में। और भारत में जितने भी कारखाने स्थापित किए उसमें दुर्ग वाला यह पहला कारखाना था, यानी कि यह जो कारखाना था ये फोर्टिफाइड था। इसके बाद में केन्नौर में 1503 में बस्ती स्थापित की।
और बाद में 1531 में एक बस्ती क्विलोन में भी स्थापित की। इसके अलावा भी पुर्तगालियों ने कई स्थानों पर अपनी बस्तियां स्थापित की। और जब भारत में बस्तियां स्थापित हो गईं, व्यापार होने लगा, तो पुर्तगाली सरकार ने इन बस्तियों को नियंत्रित करने या गवर्न करने के लिए, या प्रशासन चलाने के लिए गवर्नर बना करके भारत में भेजने की शुरुआत की। तो पुर्तगालियों की तरफ से जो भारत में पहला गवर्नर आया, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और जब यह भारत पहुंचा, उस समय सन 1505 में थी, यानी कि 1498 में वास्को डी गामा आया। धीरे धीरे 7 सालों में ठीक ठाक बस्तियां स्थापित हो गईं, और उसके बाद में 1505 में गवर्नर जो है वो भारत में बन करके आ जाता है। इस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में उपनिवेशों की स्थापना में ज्यादा तो सफलता नहीं मिली, वो और बहुत ज्यादा उपनिवेश नहीं स्थापित कर सका, या बस्तियां बहुत ज्यादा स्थापित नहीं कर सका, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि जिससे उसकी समुद्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित हो गई। 1509 में उसने एक युद्ध लड़ा, जो कि एक नौसैनिक युद्ध था, यानी कि समुद्र में लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र का एक संयुक्त नौसैनिक सेना थी, उसको परास्त कर दिया। यानी एक तरफ अल्मेडा था, और दूसरी तरफ जो थे वो गुजरात था, और मिस्र का एक संयुक्त बेड़ा था। दोनों को एक साथ परास्त। उन्होंने धीरे धीरे समुद्री व्यापार को नियंत्रित करना प्रारंभ किया, और इन्होंने जिस नीति को अपनाया उसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, या नीले पानी की नीति। तो नीले पानी की नीति जो है, उसका संबंध है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद में दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर भारत आया, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और 1509 में भारत आया। यानी कि 1505 से 1509 तक अल्मेडा गवर्नर था, और 1509 में नया गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसको ही, अल्बुकर्क को ही, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि उपनिवेश स्थापित किए, नई नई बस्तियां स्थापित की, कारखाने स्थापित किए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया। इसके विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। उस समय बीजापुर में एक शासक था यूसुफ आदिल शाह, जिसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में 1510 में गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया। और 1530 आते आते जो गोवा पर जो पुर्तगालियों ने कब्जा किया, वो राजधानी बन गई पुर्तगालियों की। भारत में राजधानी क्या बनी? गोवा। कब बनी? 1530 में। और यही गोवा 1961 तक पुर्तगाली इस गोवा में रहते, यानी कि भारत के आजादी के बाद तक वो भारत में रहे, और 1961 में ही उनको इस जगह से हटाया जा सका। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जब साम्राज्य की स्थापना का विचार उसके मन में आया, तो उसने बहुत बहुत तरीके अपनाए। यहाँ पर उसने क्या किया कि पुर्तगालियों से बोला कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, जिससे कि भारतीय समाज में या अन्य लोगों में जो उनके प्रति वैमनस्य का भाव रहता है वो कम हो सके, भारतीय समाज उनको अपना सके, जिससे कि उन्हें यहाँ स्थानीय रूप से दृढ़ता प्राप्त हो सके, वो मजबूत हो सके। लेकिन अल्बुकर्क मुसलमानों के साथ थोड़ा शत्रुतापूर्ण भावना रखता था, क्योंकि यहाँ मुसलमान व्यापारी भी बहुत थे जो उनका विरोध करते रहते थे, और चूंकि धार्मिक तौर पर भी उनमें द्वंद्व होता रहता था। आगे हम देखते हैं कि पुर्तगालियों को इतनी सफलता क्यों मिली। ऐसा क्या था कि वो भारत में अपनी बस्तियां स्थापित कर सके, गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को हरा सके? तो इसके कुछ कारण थे। पहला कारण था श्रेष्ठ नौसेना। उस समय भारत में जितनी भी नौसेनाएं थीं, उससे कहीं ज्यादा समृद्ध थी, शक्तिशाली थी पुर्तगालियों की नौसेना। इसके अलावा पुर्तगालियों ने क्या किया कि हमेशा भारतीय स्थानों में जो कुछ प्रभावशाली लोग होते थे,
उनको हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश की, कुछ ना कुछ, जिससे कि भारत में उनका जो आधार है वो मजबूत रह सके। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो कुछ भारतीय राजा थे, उनके राज्य में फूट डालने का भी राज्य किया। अब राजा हैं तो उनके कुछ विरोधी भी होंगे, तो विरोधियों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र बनाना, विरोधी गुटों को सत्ता पर काबिज कराने का प्रयास करना, कुछ ऐसी चीजें की जिससे भी उन्हें अपने उपनिवेश स्थापित करने में सहायता मिली। इसके अलावा चूंकि समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था, समुद्र में उनका सामना करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी, और जो अच्छे घोड़े आते थे, और वही घोड़े जो इस्तेमाल होते थे, उपयोग होते थे युद्धों में, उन घोड़ों के व्यापार पर पुर्तगालियों ने एकाधिकार रखा और किसी को ये व्यापार नहीं करने दिया। इसके अलावा एक व्यवस्था का नाम आता है कार्ड्स आर्मेड़ा व्यवस्था, इसका याद रखिएगा नाम, इसका संबंध पुर्तगालियों से है। कार्ड्स का मतलब होता है एक परमिट टाइप की चीज, कि भाई अगर आपको हिंद महासागर में अपना जहाज लेकर के जाना है या किसी चीज को भेजना है, तो पुर्तगालियों से आपको कार्ड्स लेने पड़ेंगे, परमिट प्राप्त करनी पड़ेगी। और आर्मेड़ा काफिला व्यवस्था का मतलब होता है कि जो जहाज चलेंगे वो काफिला में चलते थे, कई सारे जहाज एक साथ चलते थे, क्योंकि उस समय समुद्री लुटेरे आज की तरह ही बहुत ज्यादा थे और वो माल को लूट लिया करते थे, जिससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा हानि हुआ करती थी। तो आर्मेड़ा काफिला व्यवस्था में क्या था कि काफिले में जहाज चलते थे और इस काफिले को सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी थी वो पुर्तगालियों की थी। तो पुर्तगालियों के जो नौसैनिक जहाज थे वो इन जहाजों के आसपास चला करते थे और समुद्री लुटेरों से इन जहाजों की रक्षा किया करते थे। आप पुर्तगालियों की नौसैनिक क्षमता का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार सूरत से मोरवा जाना था, तो मुगल बादशाह ने भी पुर्तगालियों से परमिट लिया था। यानी कि स्थलीय भारतीय क्षेत्र में भले ही मुगल काबिज हो चुके हों, लेकिन समुद्र में इस समय बादशाहत जो थी वो पुर्तगालियों की ही थी। इसके अलावा जो कुछ तटवर्ती राज्य थे, उन्होंने पुर्तगालियों के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया, अन्य व्यापारियों को आने की उतनी अनुमति भी शुरुआत में प्रदान नहीं की। उसकी वजह यह थी कि चूंकि उस समय समुद्री तट काफी खुला हुआ था और अन्य व्यापारी भी ज्यादा नहीं थे, तो यह संभावना थी कि पुर्तगाली जो थे यदि नाराज हो गए तो वो किसी अन्य समुद्री तट पर, किसी अन्य राजा के समुद्री तट पर चले जाएंगे, जिससे उस राजा को जो थोड़ा बहुत टैक्स मिलता था उसकी हानि हो जाएगी। कालांतर में पुर्तगाली भारत में अपने स्थानों को बनाकर नहीं रख सके, कुछ स्थान उनके हाथ में रहे, लेकिन ज्यादातर स्थान उनके हाथ से निकल गए। ज्यादातर बस्तियां, ज्यादातर फैक्ट्रियां, कारखाने जो हैं वो उनके इस हाथ से निकल गए। तो अब देखते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इतने समय तक काबिज रहे, लगभग 100 सालों तक, 125 सालों तक उनका वर्चस्व रहा, और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो कुछ असफलताओं के कारण थे पुर्तगालियों के, उन पर हम नजर मार लेते हैं। पहली चीज तो ये कि यूरोप में काली मिर्च की मांग बहुत थी और पुर्तगालियों ने इस काली मिर्च की जो मांग थी ना, काली मिर्च का जो व्यापार था, उस पर एकाधिकार कर लिया। और इसकी वजह से जो व्यापारी थे यूरोप में भी, भारत में भी, और जो कालीकट का शासक था, वो सभी पुर्तगालियों के शत्रु बन गए धीरे धीरे। इसके अलावा अदन स्थान आप जानते हैं, तो ऐसे स्थानों पर पुर्तगाली कब्जा नहीं कर सके, और जब कब्जा नहीं कर सके तो उस रास्ते से जो व्यापार पहले बंद कर दिया गया था, वो व्यापार को पूरी तरह से नहीं रोका जा सका। तो इससे क्या हुआ कि इन्हें जो व्यापार में हानि थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मैं चलिए आपको थोड़ा मानचित्र में दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो मानचित्र मैंने आपको दिखाया था, और मैंने बताया था कि इस मार्ग से जो व्यापार होता था वो बंद कर दिया गया था, तब पुर्तगालियों को नए रास्ते खोजने पड़े। तो इस रास्ते से व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ और समय के साथ ये बढ़ता चला गया, जिससे पुर्तगालियों को नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद में चूंकि घोड़ों के व्यापार पर कब्जा कर रखा था, तो जिन शासकों को पुर्तगाली
घोड़े नहीं देते थे या कठिन शर्तों पर देते थे, वे धीरे धीरे पुर्तगालियों के शत्रु बन गए और उनको जो पुर्तगालियों को सहायता देते थे वो बंद कर दी। इसके अलावा कुछ प्रतिबंध जो थे वो भारतीय शासकों पर लगाते थे पुर्तगाली, कि हमारे ही बंदरगाह पे आप माल लेकर के आएंगे, घोड़े हमसे ही खरीदेंगे। उसका भारतीय व्यापारियों ने भी उल्लंघन किया, चोरी छिपे उनका व्यापार भी चलता रहा, जिससे धीरे धीरे उनको काफी नुकसान हुआ। और यदि हम मुख्य कारण देखें कि ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगालियों को भारत से जाना पड़ा, उनके पैर भारत से उखड़ गए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि डच और ब्रिटिश जो देश थे, जो डच और ब्रिटिश शक्तियां थी, वो भी अब भारत में व्यापार के लिए आ गई थी। उन्होंने पुर्तगाली एकाधिकार के सामने चुनौती पेश की और समय के साथ पुर्तगाली उनके सामने नहीं टिक सके। कुछ अन्य तथ्यों के विषय में हम देख लेते हैं जो पुर्तगालियों से संबंधित हैं। पुर्तगाली पहले ऐसे शक्ति थे जिन्होंने एशिया में जो समुद्र है उसमें राजनीति का समावेश किया। और 1536 में हम देखते हैं बंगाल का जो राजा है महमूद शाह, उसने भी पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में, ये है यहाँ पर चटगांव व सतगांव में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। और अकबर ने 1579 और 80 में हुगली में बस्ती स्थापित करने की अनुमति दी थी। यानी कि हुगली में जो पहली बस्ती स्थापित हुई है वो पुर्तगालियों की हुई है। यानी हुगली में पहली बस्ती किसकी हुई? पुर्तगाली बस्ती थी। किसने अनुमति प्रदान की? अकबर ने। और कब की? 1579-80 में। इसके बाद में क्या हुआ कि शाहजहां के काल में जो बंगाल में उस समय शासक था, बंगाल में जो नवाब था, उस कासिम खान ने हुगली से इनको भगा दिया। इसके बाद में 1739 में इन्होंने एक पश्चिमी समुद्री तट साष्टी या सालसेट का मैंने आपको नाम बताया था और बसीन का नाम आपको बताया था। बसीन, बसी और बसई एक ही बात है। इन पर मराठों ने अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने भारत आने के बाद में धर्म परिवर्तन कराने का भी प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने कुछ गलत तरीकों को भी अपनाया था। 1540 में उन्होंने गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए थे। तो आगे देखते हैं, जैसे गोवा में मंदिर नष्ट किए गए, ऐसा ही दीव में भी किया जाना था। लेकिन चूंकि पुर्तगालियों को ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा किया गया तो वहां के जो बनिया व्यापारी हैं वो वहां से चले जाएंगे और उनको व्यापारिक रूप से हानि होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा दीव में नहीं किया। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। तो यदि हम देखें तो ईसाई धर्म न्यायालय भारत में पहली बार कहाँ स्थापित किया गया? गोवा में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1560 में। आगे देखते हैं, 1613 में सूरत के पास अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़े को परास्त कर दिया और वहां अपना कारखाना स्थापित किया। 1613 में जो कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया उसको 1618 में जहांगीर ने स्वीकृति भी दे दी और इसके लिए टॉमस रो ने आग्रह किया था। यह एक अंग्रेजी राजदूत था, ब्रिटिश राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। इसके विषय में आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद में 1661 में पुर्तगालियों ने दहेज में, ध्यान रखिएगा, दहेज में अंग्रेजों को बंबई दे दिया। किसने दिया? पुर्तगालियों ने। किसको दिया? बंबई को। और क्या दिया? बंबई को दिया। किसको? अंग्रेजों को। 1661 में। इसके विषय में भी हम आगे बताएंगे जब हम अंग्रेजों के विषय में आपको पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बस्तियों के बारे में देख लेते हैं जो बस्तियां भारत में पुर्तगालियों ने स्थापित की। तो इनमें कुछ बस्तियां पश्चिमी तट पर स्थापित थीं, जिनमें सालसेट है, दीव है, दमन है, बसई है, चौल है, बंबई है, गोवा भी थी। गोवा को उन्होंने 1530 में राजधानी भी बनाया था। और पुर्तगालियों के विषय में पूर्वी तट की जो बस्तियां थी वो सेंट थोमे था, हुगली थी। और पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आए, 1498 में आए भारत, वास्को डी गामा के टाइम पे।
और 1961 में आज़ादी के बाद भारत से। ये भी एक फैक्ट है इनके विषय में। यहाँ लिखा हुआ है कि 19 सितंबर 1961 तक दमन, दीव और गोवा पुर्तगालियों के ही कब्जे में रहे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। पुर्तगालियों के अध्ययन के बाद में हम डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांस, इन चारों के बारे में पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।